नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू वाला, जीडी गर्ल्स कॉलेज, सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रथम टॉपिक व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र, आर्थिक विश्लेषण की विधियां एवं वास्तविक व आदर्शात्मक अर्थशास्त्र विषय में पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। प्रमुख तौर से आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया। व्यष्टि का मतलब है एक छोटी व्यक्तिगत आर्थिक इकाई, जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग इत्यादि। इंग्लिश में व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द मीक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है छोटा, जिसमें छोटे यानी एक उपभोक्ता वस्तुओं के दी हुई कीमतों पर दी हुई आमदनी से किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, या फिर एक फर्म वस्तु की दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी, एक उद्योग में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, वस्तु की सापेक्ष कीमतें कैसे निर्धारित होगी, और उत्पादन के साधनों का प्रतिफल का वितरण किस प्रकार से होगा, इन सब का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ अपने सिद्धांत हैं। मुख्य तौर से 3 सिद्धांत हैं। वस्तु मूल्य निर्धारण, जिसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा साधन मूल्य निर्धारण, जिसे वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। पहला जो वस्तु मूल्य निर्धारण, जिसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, इसके 2 पार्ट हैं। पहला है मांग का सिद्धांत, दूसरा है उत्पादन व लागत का सिद्धांत। इसी प्रकार दूसरा साधन मूल्य सिद्धांत, जिसे वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसके 4 पार्ट हैं, मजदूरी, लगान, ब्याज, मुनाफा। इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के 7 सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ के बारे में जानेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित कुल राशियों, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पत्ति, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव अथवा व्यापार चक्रों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों एवं आर्थिक नियोजनों का अध्ययन भी शामिल किया जाता है। इसे हम समग्र अर्थशास्त्र भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के भी अपने कुछ सिद्धांत हैं, जो मुख्य तौर से 4 हैं। प्रथम है आय व रोजगार का सिद्धांत, दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, तीसरा आर्थिक विकास का सिद्धांत, और चौथा वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, जिसे मजदूरी व लाभ का सापेक्ष अंश का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग विनियोजन, आर्थिक विकास, आर्थिक अस्थिरता यानी उतार चढ़ाव आदि क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित माने गए हैं, क्योंकि इनका देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध होता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि शास्त्र का भेद स्पष्ट होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय का अध्ययन होता है, दूसरे में राष्ट्रीय आय का, पहले में एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन होता है, तो दूसरे में राष्ट्रीय उपभोग का। एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, तो दूसरे में सामान्य कीमत का, और एक वस्तु की उत्पत्ति का अध्ययन होता है, तो दूसरे में अर्थव्यवस्था की कुल उत्पत्ति का अध्ययन ही होता है। इस प्रकार वितरण का क्षेत्र व्यष्टि व समष्टि दोनों से संबंध रखता है। यही कारण है कि ब्याज के सिद्धांत की चर्चा व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में की जाती है।
अब हम जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में मूलभूत अंतर क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे उपभोक्ता, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की इकाइयाँ बड़ी होती हैं, जैसे राष्ट्रीय उत्पत्ति, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोजन इत्यादि। प्रोफेसर जी तमैया का कहना है कि इन दोनों में जो मुख्य तौर से जो अंतर है उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि किसी भी आर्थिक इकाई का व्यवहार कीमत से निर्धारित होता है। जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक के आर्थिक व्यवहार पर कीमत का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार उत्पादन पर उपभोक्ता, बचत, विनियोग आदि का निर्णय कीमत से प्रभावित होता है। माइक्रो का लक्ष्य कीमत तथा मैक्रो का लक्ष्य आय होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम इनके उपयोग की बात करें तो पहला इसका उपयोग है व्यष्टि अर्थशास्त्र या कीमत सिद्धांत की सहायता से निष्कर्ष निकालना। कीमत सिद्धांत का उपयोग करके हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, यानी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यानी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अमुक कार्य होगा तो अमुक प्रकार का परिणाम निकलेगा। अमुक यानी कीमत सिद्धांत में मांग व पूर्ति के मॉडल का उपयोग होता है। यह मॉडल आगे चलकर कीमत सिद्धांत में मांग व पूर्ति के मॉडल का उपयोग होता है। यह मॉडल आगे चलकर कीमत, मांग, पूर्ति की शक्तियों को निर्धारित करता है और संतुलित कीमत पर कितनी मात्रा उत्पादित की जाए इसको बताता है। दूसरा, कीमत सिद्धांत व आर्थिक नीति। कीमत सिद्धांत का उपयोग सरकार के कार्यों का विश्लेषण करने में भी कर सकते हैं। आधुनिक युग में सरकार का आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। वह वस्तुओं की कीमत व उत्पादन के साधनों की कीमत जैसे लगान, ब्याज, मजदूरी आदि का निर्धारण व नियमन कर सकती है और विशेष परिस्थितियों में भी करती है। भारत में चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति चलती है, जिसमें सरकार मिलों से कुछ चीनी लेवी के रूप में निर्धारित भाव पर खरीद कर जनता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन के माध्यम से वितरित करती है और शेष चीनी खुले बाजार में बेची जाती है। तीसरा इसका महत्व है व्यष्टि अर्थशास्त्र व आर्थिक कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग आर्थिक कल्याण के अध्ययन में भी किया जा सकता है। इसकी सहायता से हम यह जान सकते हैं कि उपभोक्ता को वस्तुओं व सेवाओं को उपयोग में कितना संतोष प्राप्त हुआ है। वह एक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का पहलू है और इसमें कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन शामिल किया जाता है और इस प्रकार आगे चलकर हम उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि की बात करते हैं। चौथा इसका महत्व है व्यष्टि अर्थशास्त्र व व्यावसायिक उपक्रमों का प्रबंध। आजकल व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से व्यावसायिक उपक्रमों के प्रबंधक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। मांग विश्लेषण, लागत विश्लेषण आदि का उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पांचवा, व्यष्टि अर्थशास्त्र व वस्तुओं एवं साधनों के प्रभाव। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक और व्यवसायी व फर्मों से परिवारों की तरफ वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, तो दूसरी ओर परिवारों से व्यवसायों व फर्मों की तरफ उत्पादन के साधनों के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार वस्तु बाजारों व साधन बाजारों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। अगर छठे महत्व की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन में भी प्रयोग किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति के लोचों का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत किसी भी वस्तु पर लगे कर का उपयोग पर भार जानने के लिए लोच का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का अध्ययन करने
मुद्रा के अवमूल्यन का उपयोग जानने के लिए भी आयातों और निर्यातों के बारे में मांग व पूर्ति की लोचे का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। हर शास्त्र की, हर उसकी सब्जेक्ट की, हर सिद्धांत की अपनी सीमाएं होती हैं। ऐसे ही व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपनी एक सिद्धांत हैं। वो पहली है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतियों पर प्रकाश नहीं डालता। इसकी सहायता से हम कुल रोजगार, कुल आमदनी व देश की सामान्य कीमत के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। केवल ये व्यक्तिगत आय के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। दूसरा, यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र प्राय पूर्ण रोजगार की दशा मानकर चलता है, जो व्यवहार में नहीं पाई जाती। इस मान्यता को स्वीकार करते हुए यह प्रश्न करता है कि एक उपभोक्ता या एक उत्पादक किस प्रकार संतुलन प्राप्त करते हैं और तथा साधन किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं, इसके बारे में बताता है। इसी प्रकार समस्या शास्त्र का भी उपयोग व महत्व है, जिसमें पहला है सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण। आजकल सभी देशों में आर्थिक नीतियों का निर्धारण सरकार ही करती है, ताकि देशवासियों को अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त हो सके। निर्धनता कम हो सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके, सामान्य कीमत स्थिर रह सके और देश में बचत व विनियोग की दरों में वृद्धि हो सके। इसलिए इनसे संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तथा आवश्यक नीतियों लागू की जाती हैं। दूसरा, आर्थिक नियोजन व समष्टि अर्थशास्त्र। आज के युग में विकासशील व विकसित देश में आर्थिक नियोजन के द्वारा अपना आर्थिक विकास करने का संलग्न है। आर्थिक नियोजन में संपूर्ण अवस्था का ध्यान केंद्रित होता है, अतः समस्या अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समस्या अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। एक उद्योग में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की सामान्य नीति से प्रभावित होता है। एक वस्तु की कीमत में बहुत कुछ देश में प्रचलित सामान्य कीमत स्तर से प्रभावित होती हैं। मुद्रास्फीति की परिस्थितियों में सामान्य वस्तु के भाव ऊंचे होते हैं और आर्थिक मंदी के वर्षों में नीचे होते हैं। इस प्रकार स्वयं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समस्या अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक माना जाता है। फोर्थ, समग्र का ज्ञान पृथक से आवश्यक। समग्र राशि व्यक्तिगत राशि को जोड़कर मात्र नहीं होती, इसके व्यवहार की अपनी स्वतंत्र विशेषताएं होती हैं जो जानना आवश्यक है। एक वन विभिन्न पेड़ों के योग से बनता है, बल्कि कुछ अपनापन भी होता है जिसके पहचानने की आवश्यकता होती है। एक अर्थव्यवस्था भी विभिन्न स्वतंत्र आर्थिक इकाइयों का समूह मात्र नहीं होती। पुराने उद्योग नष्ट होते रहते हैं, नए उद्योग आते रहते हैं और अर्थव्यवस्था निरंतर गतिमान रहती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान का अपना पृथक महत्व भी होता है। समग्र में जो समरूपता होती है उसके अध्ययन के लिए विशेष लाभ प्राप्त होता है, जैसे उपभोग फलन में देश की आय व उपभोग के संबंध में ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण उपभोग को प्रभावित करने की नीतियां अपनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार समस्या शास्त्र की भी सीमाएं हैं। पहली, समस्या शास्त्र में जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। उदाहरण के लिए विभिन्न वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य आंक कर उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना काफी कठिन होता है। सामान्य मूल्य स्तर का पता लगाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक बनाए जाते हैं।
जिसमें भार निर्धारण, वस्तुओं के चुनाव, कीमत संग्रह को लेकर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय। सांख्यिकीय विधियों का पूर्णतः परिचित हुए बिना कभी-कभी कुछ व्यक्ति समग्र को देखकर गलत परिणाम निकाल लेते हैं, जिससे नीतियां निर्धारण में कठिनाइयां होती हैं या गलत नीति निर्धारित हो जाती है। तीसरा, विशाल वर्ग की इकाइयों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाइयां। किसी भी अर्थव्यवस्था में संबंधित बड़ी इकाइयां जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत व राष्ट्रीय विनियोग, राष्ट्रीय विकास की वार्षिक दर, सामान्य मूल्य स्तर आदि को लक्ष्य के अनुसार बदलना काफी कठिन होता है। भारत जैसे देश में तो कई प्रकार के प्राकृतिक व भौतिक तत्व भी पाए जाते हैं जिन्हें लक्ष्यों के अनुसार प्रगति नहीं होने देते। अगला जो हमारा विषय है वो है समष्टिगत विरोधाभास। प्राय कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो बात अंश के लिए सही होती है वो कुल के लिए सही नहीं होती। इसे समष्टिगत विरोधाभास कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बचत करता है तो उसके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी, लेकिन यदि वह समस्त राष्ट्र अधिक मात्रा में बचत करेगा तो उपभोग घट जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था पर घातक परिणाम निकलेगा, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी। इसे हम बचत का विरोधाभास भी कहते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति बैंक से पैसे उचित रूप से निकालता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी राष्ट्र के लिए अनुचित नहीं हो सकता। लेकिन अगर सभी व्यक्ति एक साथ बैंक में पैसा निकालें तो बैंक वित्तीय संकट में पड़ सकता है। अगर हम कुछ बात करें विरोधाभास की तो हम पहला है, यदि सभी कृषक कठिन परिश्रम करते हैं और प्राकृतिक कारणों से फसल अच्छी होती है तो कृषक की कुल आमदनी घट सकती है, क्योंकि कुल उत्पत्ति अधिक होने से पैदावार की कीमतें घट जाएंगी, जिससे कृषकों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार किसी अकेले किसान की पैदावार बढ़ने से उसकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन सबकी पैदावार बढ़ने से सभी कृषकों की आमदनी घट जाएगी। और दूसरी बात करें तो यदि एक व्यक्ति काफ़ी मुद्रा प्राप्त कर लेता है तो उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी, और सभी व्यक्ति अगर ज़्यादा मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं तो समाज की हालत खराब हो जाएगी, यानी मुद्रा स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा, यदि एक विशेष उद्योग के माल पर ऊंचा प्रशुल्क लगाया जाता है, यानी कर लगाया जाता है, तो उसके उत्पादक को लाभ हो जाएगा। लेकिन यदि सभी उद्योगों के माल पर ऊंचा कर लगाया जाता है तो अधिकांश उत्पादक व उपभोक्ता घाटे में रहेंगे, क्योंकि उत्पादकों को मुनाफा कम हो जाएगा और उपभोक्ता वर्ग को ऊंचे भाव देने पड़ेंगे। फोर्थ, जब अध्यापक एक वक्र पर छात्रों को ग्रेड देते हैं तो ग्रेडों का खेल एक शून्य जोड़ वाला बन जाता है। किसी का ऊंचा ग्रेड तो किसी का नीचा ग्रेड परस्पर कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन यदि सभी छात्र अच्छा उत्तर देते हैं तो औसत ग्रेड नहीं बदलता। पांचवी बात करें तो एक व्यक्ति तो नौकरी की तलाश में चतुराई दिखाकर अथवा कम मजदूरी पर काम करना स्वीकार करके अपनी बेरोजगारी की समस्या हल कर लेता है। लेकिन अगर सभी बेरोजगार व्यक्ति अपनी समस्या इस प्रकार हल नहीं कर सकते। छठी, एक उद्योग में ऊंची कीमतों से उसकी फर्म लाभान्वित होती है, लेकिन प्रत्येक वस्तु की कीमतों के समान अनुपात के बढ़ जाने से किसी एक फर्म का विशेष लाभ नहीं होता। सातवां, अमेरिका को आयात किए गए माल पर शुल्क घटाने से लाभ होगा, चाहे अन्य देश अपने आयात शुल्क कम न करें। आठवां, एक फर्म को उद्योग लागत से कम कीमत पर भी कुछ व्यवसाय करने से लाभ हो सकता है, क्योंकि उसका बाजार से संपर्क बना रहता है। अगला, मंदी की अवधि में व्यक्तियों की तरफ से अधिक बचत करने के प्रयास से समाज की
बचत कम हो सकती है। लास्ट पॉइंट, एक व्यक्ति के लिए अपनी आमदनी से अधिक व्यय करना मूर्खता की बात हो सकती है, लेकिन मंदी के समय एक देश के लिए सार्वजनिक ऋण लेकर अपने व्यय में वृद्धि करना बुद्धिमत्ता मानी जाती है। यानी मंदी के समय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक व स्फूर्ति का काम करती है, जिससे रोजगार, उत्पादन, आमदनी में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार हमने आज व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थ, महत्व, सीमाएं, विरोधाभास के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।